So hello guys. So let's start discussing case study number one of multidisciplinary issued by ICI paper number 6. तो सबसे पहले देखो, अगर कोई भी हमें केस स्टडी दैट वी हैव टू अटेम्प्ट, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन से। और वो भी एमसीक्यू। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई भी हम प्रैक्टिस भी करें तो भी हमें डायरेक्टली इसके एमसीक्यू पे जंप ऑन नहीं करना चाहिए। हमें इसके डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ना उसको एक बार देखना चाहिए कि हमें अगर केस स्टडी की सिलेक्शन भी करनी है तो हम इन इन क्वेश्चन से मेनली करेंगे। अगर पहले इनके बेसिस पे देखना है कि हमें इसका जो कंसेप्ट अगर जो पूछ रहे हैं वो आता है या नहीं आता। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उन्होंने कहाँ ट्रिगर किया है कि वांट टू रिडीम एंटायर पोर्टफोलियो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड व्हाट शुड बी द एडवाइस रिगार्डिंग इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। अब वो इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रहा है और पोर्टफोलियो रिडीम करने की। अब इसका इम्प्लीकेशन इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ आ सकता है। मेन हेड तो हमें पहले तो हेड देखने पड़ेंगे कि अगर टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रहे हैं तो इनकम चार्जेबल होगी कहीं ना कहीं, अगर रिडीम कर रहे होंगे तो वो सैलरी हेड में जाएगी नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। इधर पीजीपी हो सकता है अगर उसका बिजनेस अगर उससे रिलेटेड है, वैसे बिजनेस में भी नहीं जाती। तो मेनली बचता है कैपिटल गेन। अब वो कैपिटल गेन की इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है तो हमें अब ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हमें कैपिटल गेन प्रॉपरली आता है या हम उसकी इम्प्लीकेशन कर पाएंगे। और वो थोड़ा करना हमें भी इजी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज है वो क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एंड व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन रिडीम आफ्टर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 3 years। वो पूछ रहा है कि हम रिडम्पशन इम्प्लीकेशंस पूछ रहे होंगे। अब यहाँ पे वो आपकी सेकंड टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रहा है कैपिटल गेन से रिलेटेड, तो हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। एंड लास्ट में नॉन रेजिडेंट है जो एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फेमा एक्ट 1999, मैं वो लॉ के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब फेमा हमें भी आता है या नहीं आता। अगर किसी ने लॉ प्रॉपरली नहीं किया तो वो हमें इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी वैसे पेपर ओल्ड कोर्स में था उसमें जो केस स्टडी होती थी वो 25 मार्क्स की आती थी। और अभी आईसीए का मतलब इतना क्लियर पैटर्न कुछ है नहीं, मतलब वो कैसे इशू करेंगे अभी मार्क्स अपनी केस स्टडी से रिलेटेड। अगर वो सिमिलर पैटर्न है तो 25 मार्क्स की केस स्टडी होंगी जिसमें से 10 मार्क्स एमसीक्यू एलोकेटेड होंगे और 15 मार्क्स हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। तो मोस्टली 4 6 5 ऐसे क्वेश्चन ऐसे रहता है, 6 4 5 का। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें मेजरली पार्ट इसमें से आता है नहीं आता। अगर फेमा के लिए अगर हम छोड़ रहे हैं तो 4 मार्क्स का होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बाकी क्वेश्चन हमें कैसे आते हैं। अगर सारी केस स्टडीज नहीं होगी तो वहां पे हमें फिर ऐसे एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। हमें दो आते हैं क्योंकि नॉर्मली केस स्टडीज में अगर कोई नई अगर थोड़ी सी भी बनती है तो उसमें से दो थोड़े इजी होते हैं, एक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, या पूरी केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी होती है। अब जैसे इसमें दो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, कैपिटल गेन से रिलेटेड, और एक नॉन रेजिडेंट फेमा लॉ के रिलेटेड है। और हम लास्ट वाला भी अगर कोई एमसीक्यू देख रहे हैं वो भी लॉ से रिलेटेड है, लिमिट एलआरएस। तो हमें मेन कई बार इससे भी वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमें मेन तो हमें पहले इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। एमसीक्यू हम फिर भी थोड़े जल्दी कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि अगर ये तीन है तो मेन क्वेश्चन भी उसमें ऑलमोस्ट इसी से पूछा होगा। अदरवाइज वो दूसरे सब्जेक्ट पे पूछ सकते हैं, लेकिन वो मेनली इस इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड गया होगा, लॉ या टैक्स से रिलेटेड। ये हमें ये इससे ये हेल्प मिल सकती है हमें। अगर हम चलो अगर इसमें हम इम्प्लीकेशन रिडेम्पशन के ऊपर बात करें, हम रीड करना पड़ेगा हमें केस स्टडी की। ही वांट्स टू रिडीम द एंटायर पोर्टफोलियो। अगर हम अब आते हैं स्टार्टिंग से हमारी केस स्टडी पे, कि ही इज अ मिस्टर सी एम इज अ प्रैक्टिसिंग स्पैनिंग इन द एरियाज ऑफ ऑडिट टैक्सेशन बोथ डायरेक्ट एज वेल इनडायरेक्ट। वो कंसल्टेंसी दे रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन किसको दे रहा है यहाँ पे। मिस्टर सी एम दे रहा है, उसके क्लाइंट्स इंक्लूड एज मैनी एच एन आईज। ठीक है, ये थोड़ी बहुत थ्योरी बताते हैं ऊपर कि हमें स्टार्टिंग में। वन डे वन ऑफ द एचएनआई क्लाइंट्स इंक्वायर, हम वो इंक्वायरी कर रहे हैं टैक्सेशन से रिलेटेड और रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। ही हर रिडम्पशन में कुछ हो सकता है कि जिससे इनकम टैक्स ज्यादा लग सके, तो इसलिए कुछ एडवाइस लेना चाह रहा है, क्योंकि उसे कुछ न्यूज चैनल में पता चला यहाँ पे कि कोई। बट हाउ देर इज नो क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू एनी चेंजेस हैव बीन मेड इन इनकम टैक्स और लॉ, या सेबी से है। क्योंकि केस स्टडी से रिलेटेड वो कई बार ना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकता है कि इनकम टैक्स की वजह से चेंज हो रहा है या सेबी की वजह से। हमें मतलब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सेबी से है तो वो हम तो कुछ कोई सभी के लिए होगा ऑलमोस्ट, मतलब वो मतलब हमें वो पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ सकता है वहां पे कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर है या सीबी लॉज के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है तो। नेक्स्ट, रिलाय कंसल्टेंसी एंड एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट was continuously forwarding messages from AMFI से कर रहा है टू इस मोबाइल। मैसेज वर क्रिप्टिक होते हैं, मतलब ठीक है थोड़े स्टार्टेड नाउ। मिस्टर पी एन इम्प्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 50 करोड़ का उसका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। एनी चेंज इन इनकम टैक्स पे आउट पर्टेनिंग इट कुड अफेक्ट आरओआई एडवर्सली, क्योंकि अगर ज्यादा चेंज होता है तो इसकी इफेक्ट हो सकता है आरओआई के ऊपर। अंडर स्ट्रेस ही थॉट फॉर इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम कंसल्टेंसी लेना चाह रहा होगा हमसे। समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड उसने अभी बता रखी है नीचे, उसकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट समरीज हो रखी हैं। दैट इज उसने 4 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट हमें बता रखी है। तो हमें मेन अब इसी से रिलेटेड पॉइंट एक क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे कि इसकी हमें टैक्सेशन बतानी है। अब
अगर हम कैपिटल गेन हेड में जाएं तो उसके टैक्सेशन से रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखना होता है कि वेदर पहले तो ट्रांसफर हुआ है और कैपिटल एसेट होनी चाहिए हमारे पास दोनों। कैपिटल एसेट, हम म्यूचुअल फंड कैपिटल एसेट होती है, हमें ये पता है। अब हमें ट्रांसफर देखना है, अब ये अगर हम रिडम्पशन करें तो ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो मीन्स कैपिटल सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग हम ये टैक्सेबल हमारा बन जाएगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन के अंदर। अब कितना कैपिटल गेन बनेगा और वो हमें वो देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म गेन है, क्योंकि सारे अलग अलग डिफरेंट हेड से टैक्सेबल होते हैं। कि लॉन्ग टर्म हमारा दूसरे 20% से 10% से होगा, या फिर हमारा जो 15% है शॉर्ट टर्म या नॉर्मल रेट से होगा, हमें वो डिपेंड करना देखना पड़ेगा। अगर हम इसकी कंपटीशन करें, एक सेकंड। जैसे अगर हम इसकी भी अगर हम वापस अगर देखें, अगर पेपर में भी अगर हम अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो हम ऊपर से या जल्दी से इसका क्विक रफ वर्किंग नोट बना सकते हैं। कि जैसे हमारा 4 म्यूचुअल फंड थे ना, क्या क्या थे इसके अंदर। MTL BUN, जल्दी से लिख लेते हैं हम अपना। MTL BUN, नेक्स्ट वन इज ABD and SBA। ABD and SBA, ये हमारे 4 म्यूचुअल फंड हो गए। इनकी डेट ऑफ हम कब कर रखी है हमने, 3/4/2020 को। 3/4/2020। नेक्स्ट इज 12/2/20। नेक्स्ट इज 2/12/2022। 2/12/2022। नेक्स्ट वन इज 8/11/2021। 8/11/2021। अब हमें इसका क्या वो देखना पड़ेगा कि हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना जल्दी से लिख लेते हैं 31 मार्च 2000। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर हमारा पूछ रहा होगा, एज ऑन 31 मार्च 2023, तो 23 के लिए पूछ रहा है, तो हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी पड़ेगी कि इन दोनों के अंदर गैप कितना है। तो जैसे अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जैसे 192 हमारे डिफरेंस बन गए नंबर ऑफ डेज। अगर हम ये नंबर ऑफ डेज बन गया हमारा, वहाँ तुम डायरेक्ट वाले वैसे मंथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये हमारे आगे नंबर ऑफ मंथ हमारे कितने हैं, 36 मंथ्स। अगर हम बात देखें तो हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होगा, शॉर्ट टर्म क्लासीफाई होगा। हमें मेन ये चेक करना पड़ेगा। अगर हम वापस अपने उस पे आए, केस स्टडी पे, दिस वन, MTL India लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, और इसमें नीचे एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। क्योंकि वो डेट फंड है, इंडेक्स फंड है, तो क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर हम जैसे कैपिटल गेन हमारे उस पे आए, कैपिटल एसेट पे स्टार्टिंग में, दिस वन इज मॉड्यूल। तो मैं सबसे पहले अब ये भी बताना पड़ेगा कि उसका कि शॉर्ट टर्म किससे होगा। क्योंकि सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स होगी इक्विटी ओरिएंटेड फंड की। तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होंगी इक्विटी ओरिएंटेड, तो इसके लिए हमें अगर यूनिट्स है वो लेस देन 12 मंथ्स होगी तो हम STC हो जाएंगे। अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, हमें ये भी ध्यान रखना है। यूनिट्स डेट ओरिएंटेड की होंगी तो हमें वो कहाँ जाएंगी, वो 36 मंथ के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो कौन सी डेट है कौन सी इक्विटी है, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या था। He has also informed CF fund that 1 and 2 are debt funds and fund 3 and 4 are equity। तो हम बात करें, ये दोनों डेट है, ये इक्विटी है हमारे पास। ये दोनों इक्विटी डेट होगी हमारे पास। तो अब क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए तो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया हमारे पास। अब 12 मंथ्स इन दोनों के लिए, और इसके लिए 36 मंथ्स का है। अब ये क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट वाली अगर हम देखें तो ये तो STCA बन जाएगी, सॉरी LTC, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमारे लिए। ये 36 मंथ से लेस है तो ये हमारी STCA बनेगी यहाँ पे। और ये 12 मंथ से लेस है तो ये हमारी क्या बन जाएगी, STCA। एंड ये हमारी LTCA बन जाएगी। तो हमारी ये अब लॉन्ग टर्म गेन अभी इस पे चेक करना होगा कि अब लॉन्ग टर्म गेन कैसे क्लासीफाई होगा एंड ऑल। क्योंकि उसने टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रखी है ना कि कौन सा गेन कौन से हेड से टैक्सेबल होगा। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन डेट फंड्स एंड ऑल गिवन, मेन इंफॉर्मेशन इज दिस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब हम क्या देखनी पड़ेगी, अब लॉन्ग टर्म गेन हमारा कितना बनेगा यहाँ पे, अब कितने रेट से टैक्सेबल होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 112 वाले पे, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन हम ध्यान से देख लेंगे। क्योंकि इसमें मेन हमें ना जो मेन कंफ्यूजन होती है ना, जो ये वाली पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए है,
क्योंकि बाकी सिक्योरिटी ऑफ एक होती है, ये हमें एक्चुअली ये पॉइंट हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है यहाँ पे बस। और नीचे क्योंकि नॉर्मली टेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन है सिमिलर उसको। और हम नीचे भी यहाँ ध्यान रखें, उन्होंने क्या लिख रखा है आईसीएन है, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और बिफोर आफ्टर फर्स्ट फॉर 2023 एंड मार्केट लिंक डिबेंचर वुड ऑलवेज बी डीम्ड एज अराइजिंग ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट irrespective of period of holding of such asset. This is provided under section 50AA कि 50A जो सेक्शन एक न्यूली इंसर्ट हुआ है फ्रॉम इफेक्टिंग फ्रॉम 1/4/2023, वो किसके लिए, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट लिंक्ड बेंचेस के लिए, क्योंकि हमें चेक करना पड़ सकता है कि हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है या नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट ट्रांसफर होंगे तो वो ऑलवेज एसटीसीए बनेंगे अगर वो स्पेसिफाइड बन रहे हैं तो मैं ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये टैक्स में भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। अगर हम आते हैं अपने 112 के अंदर आगे, 11 ये हमारे पास सबसे पहले आ गया 11A के अंदर। और 11A के अंदर क्योंकि बिकॉज हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो सकता है, वो भी ये दोनों पॉसिबल है हमारे। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा क्योंकि एक डेट है और एक इक्विटी है, तो एस टी 11A के अंदर कौन से कवर्ड होते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर कंसेशन रेट ऑफ 15%, हमें पता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है, हमें यूनिट्स है तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब इक्विटी ओरिएंटेड फंड कौन से थे हमारे, दिस वन। अभी हमारे एस टी सी है तो हमारा भी ये कौन से गेन में हेड में टैक्सेबल होगा 11A के अंदर, दैट इज एट द रेट 15%। अब हमें जो आंसर भी प्रेजेंट करेंगे वो हम ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली कि हम ये सारी चीजें बताते जा रहे हैं और इसका जनरल प्रोविजन हम ये लास्ट टेबल या तो ऊपर बना ले। अब इसमें हमें क्या एक्चुअली ये रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि ये तो मैंने नंबर ऑफ डेज एक्सेल के लिए निकाले हैं। हम बाकी टेबल पूरी प्रेजेंट कर सकते हैं और नीचे कंक्लूजन लिख सकते हैं वहाँ पे डिटेल में अगर जितना टाइम हो हमारे पास, क्योंकि ये टेबल मेन होगी। अगर कुछ ऐसा आता है ना पीरियड ऑफ होल्डिंग है अगर कैपिटल गेन से रिलेटेड, तो वो स्पेसिफिकली बताना कि क्या चीज़ है, कैपिटल एसेट है। अगर कोई भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है ना तो उसमें सबसे पहले मेन ये चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग और वो वेदर एलटीसी है या एसटीसी है। तो हम ये अगर ये जल्दी से बता देना, अगर वो टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रहे हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है, तो उसके भी नंबर मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर नीचे वाला आपका बाई चांस कुछ गलत भी होगा प्रोविजन, तो इसके भी कुछ ना कुछ आपका नंबर मिल सकते हैं। नीचे आप प्रोविजन में जितना टाइम बचे फिर रेस्ट आप उसको उतना डिवोट करो, क्योंकि मेन आपका आंसर ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन आपने बता दिया, वैसे अब नीचे आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है। तो जितना ओवरव्यू जल्दी जल्दी कर सकते हो तो उतना एक्सप्लेन कर दो। अदरवाइज ये ओपन बुक है तो इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग जल्दी से बता सकते हो कि हम उसके लिए इतना होता है, और आपको फिर 1/1 के ऊपर हल्का हल्का थोड़ा सा जितना आपको एक्सप्लेन करना होगा, जितना हम टाइमली एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, कि जैसे यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड कवर होते हैं ओनली, डेट ओरिएंटेड कवर नहीं होते। अब डेट ओरिएंटेड यहाँ पे कवर नहीं होंगे, तो ये जो सेकंड वाले हैं हमारे बीओएन के, ये कौन से, ये होंगे नॉर्मल रेट से, और ये इंडिविजुअल है तो ये स्लैब रेट से होंगे हमारे। अब हमें अब रह गए कि अब ये 112A के अंदर कौन से आते हैं, उसके अंदर भी अगर हम वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अंदर भी हमारे यही कवर्ड होते हैं 112A के अंदर। लेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हमारा 112A के अंदर, 112A के अंदर जो 1 लाख के में एग्जामेशन मिलती है उसमें भी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स फंडेड कवर्ड है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो इक्विटी वाले ये 112A के अंदर चले जाएंगे, कितने परसेंट से, ये हो जाएंगे हमारे 10% से, विद 1 लाख की एग्जामेशन मिल जाएगी यहाँ पे हमें। और अगर हम ऊपर वाला देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई है, अगर वो 112A के अंदर नहीं हो रहा तो सारे लॉन्ग टर्म 20% से टैक्सेबल होते हैं। तो हमारी ये समरी बन जाएगी क्वेश्चन इससे रिलेटेड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें क्या पूछा था, मिस्टर पी ऑल्सो हैज अ प्लान फॉर फर्दर 10 करोड़ लो एमटीएल लो ड्यूरेशन फंड। अब लो एंड उसने क्या पूछा है, एमटीएल वाला और बीओएन वाला। हम देख लेते हैं कि एमटीएल और बीओएन ये दोनों अब डेट ओरिएंटेड फंड है, हमें ये भी ध्यान रखना है। उसने बस अब खाली ये दोनों पूछे हमसे, taken on financial year 2003 and the tax implication आफ्टर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 3 years। अगर वो इन दोनों को 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, अब वो क्या बनेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 3 साल से ज्यादा। बट उसने अगर हम नॉर्मल देखें तो वो कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये पूछता कोई यहाँ पे, क्योंकि उसने पहली बात वो ये सारी चीज पूछ ली थी। तो अब वो स्पेसिफिकली अगर ये चीज पूछ रहा है तो वो 50A जो सेक्शन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो उसके ऊपर जाना चाह रहा होगा। तो इसके लिए हम देखो अगर हम कोई भी स्टडी मैट, अगर कोई भी पर्सन स्टडी मैट इस पेपर के लिए लेके जा रहा है, या अगर डायरेक्ट टेक का तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो अगर कोई नोट्स लेके जा रहा है तो आगे इंडेक्स में से जल्दी अपना 50AA रेफर करो, उसके बाद उस सेक्शन पे आ जाओ कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे।
अगर किसी ने रीड कर रखा है तो वो ठीक है, लेकिन एक बार जल्दी से क्विक रेफर कर सकते हो कि कोई गलत ना हो जाए बाई चांस भी, अगर आपका टाइम टाइम हमें ना टाइम मैनेजमेंट भी बहुत रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे पेपर 6 के अंदर। हम देखते हैं कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में ऊपर भी पढ़ा था, स्पेसिफाइड या मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, ये तो है नहीं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, आइदर इट विल बी अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड ऑन और आफ्टर, बिकॉज अगर हम ये देखें, ये भी हमें ध्यान रखना है, टेकन टुगेदर इन द फाइनेंशियल ईयर 22 23 24 करंट ईयर के अंदर एक्वायर करेंगे। अगर हमें देखना पड़ेगा स्पेसिफाइड ये है या नहीं है। मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होंगे वो तो स्पेसिफिक, देखिए ये भी इसी ध्यान रख लेना, कई बार वो मार्केट लिंक डिबेंचर पूछ ले कि उसका क्या होगा कि अंडरलाइन जो उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, एंड रिटर्न्स लिंक टू मार्केट, रिटर्न्स है वो मार्केट लिंक्ड है, या कोई इंडेक्स बेस पे, या कोई मतलब कोई सिक्योरिटी पे बेस्ड है, या कोई लाइबोर उस पर अगर कुछ ऐसा बेसिस हमने कर रखा है तो मार्केट लिंक्ड है वहाँ पे। इट इंक्लूड सिक्योरिटी गवर्नड बाय सेबी, अगर सेबी से गवर्नड है तो। नाउ स्पेसिफाइड क्या है, mutual fund where not more than 35% of the total proceeds is invested in equity shares of the domestic company। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है वेयर नॉट मोर देन 35%, कि 35% से ज्यादा उसकी टोटल प्रोसीड इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड ना हो। However, the percentage of equity shareholding in respect of specified shall be computed with reference to annual average daily crossing figures। वो एनुअल के लिए कह रहे हैं। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज बताई हो तो, ये रही जैसे उसने बताई थी, ही फर्दर इन्फॉर्म दैट डेट फंड्स हैव इन्वेस्टेड 30% इन द इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, एंड इक्विटी वालों ने 70% की है। उसने पहले बात तो पूछी 70% वाली है हमसे, मतलब डेट फंड वाला पूछा है, तो मीन्स 30% खाली डोमेस्टिक कंपनी से है। तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। एक चीज उसने पहली बात तो ये पूछी, ये दोनों है कि इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा। अब इसका इम्प्लीकेशन तो इससे गवर्न जैसे हो जाएगा दोनों के अंदर, तो ये वेदर ये अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी होती तो अब इसको शॉर्ट टर्म क्लासीफाई करना पड़ेगा एज पर 50 AA। अगर हम सेक्शन 50 AA अब देखेंगे जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, अब उसके अंदर क्या है, क्योंकि ये वाली है वो 36 मंथ से ज्यादा है हमारी, बट एज पर 50 AA वहां पे अगर वो तीन फुलफिल हो रहा है, बिकॉज दैट इज स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, बिकॉज उसकी 30% है, 35% तक अलाउड है वहां पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारा STCA बन जाएगा यहाँ पे सेक्शन 50 AA के अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी क्योंकि अब STCA अगर ये बन गया यहाँ पे डेट ओरिएंटेड फंड, तो इसका भी नॉर्मल स्लैब रेट्स के अंदर भी ये चला जाएगा वहाँ पे हमारा। और ये भी, ये तो हमारा वैसे ही STCA ऑलरेडी है, तो ये नॉर्मल स्लैब रेट्स के अंदर चले जाएंगे अब ये, पर ये चीज अगर इक्विटी नहीं है तो इन दोनों का हमने आंसर कर लिया। अगर अब इसका एक बार हम अब देखना चाहें तो दिस वन, केवल उन्होंने कैसे आंसर किया, अब इसका भी इनका देख लेते हैं। MTL एंड बोन उन्होंने पहले किया है, डेट फंड्स है उनका, उन्होंने पहले बात देखो यहाँ से पीरियड ऑफ होल्डिंग बताई, बाय वर्चू ऑफ सेक्शन उन्होंने अपना वो क्लासीफाई किया। अब वो सब जाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा हमें उन दोनों पे। हम अब जितना एक्सप्लेन कर पाए ना, क्योंकि इन्होंने तो कर दिया, हम लास्ट में इंडेक्सेशन भी बता सकते हैं, इंडेक्सेशन क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मिल जाएगा हमें। एंड इन केस ऑफ बोन लिमिटेड जो सेकंड वाला था, होल्डिंग पीरियड वुड लाइकली टू बी लेस देन 64 मंथ्स। वो एक एक करके बताएगा, MTLO का बता रहा है, फिर बोन का बता रहा है, फिर ADB एंड SBA। अब उसने अब बोन का बता रहा है कि उसका 36 मंथ से लेस है, तो उस पर STCG आएगा, जो नॉर्मल स्पेशल रेट कुछ है नहीं, तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज जो ADB का है उसके 60, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि बिकॉज 11A के अंदर जाएगा हमारा, और 10% हमारा ये वन जो L 112A के अंदर जा रहा है। तो इसमें अब हमें ये, अब ये देखो ये लाइन, अब ये इंपॉर्टेंट है, CM should inform P that there is no change in taxation pertaining to the redemption of his investment portfolio 23। This would continue to be taxed as above। The new messages arrived by him are applicable from on or after 1st April 23। क्योंकि हमें तो 31 मार्च अप्रैल 23 तक है ना, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर से अगर वो कुछ होता है तो देन हमारे पास वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज टैक्स रेट्स कैसे होंगे उसकी अगर हम इम्प्लीकेशन भी देखें, बिकॉज अगर हम ये देखें ये वाली चीज पर्टिकुलरली इस पे इम्प्लीकेशन आएगी, बिकॉज ये पहले 20% से टैक्सेबल हो रहे थे। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसकी स्लैब रेट पहले ही ज्यादा हो चुकी है, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, तो अब ये 30% के उसमें फॉल कर सकता है। 30% के इसके इम्प्लीकेशन यहाँ पे आएगी मेन, कि अगर वो पूछे भी सही ना, अगर कि उसकी इम्प्लीकेशन कहाँ आ रही है, अगर वो अब नेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं, क्योंकि उसने इम्प्लीकेशन नेक्स्ट पे पूछी थी कि MTL एंड बोन इन्वेस्टेड 30%, फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन दिस एंड शैल बी रिडीम। ठीक है, स्पेसिफाइड, अब वो स्पेसिफाइड बता रहा है क्या होता है कि नहीं होते, जो हमने अभी देखा।
Therefore, Mr. P should propose investment holding for more than 3 years down the line. Indexation would not be available to pay, and such income would be deemed as STCG and would be taxable in accordance with the slab rates. हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 3 साल से ज्यादा तो हो जाएंगे वो, अगर वो यहाँ पे अगर पेपर में डीटी में या उसमें पूछते हैं तो यहाँ वो इंडेक्सेशन रेट्स भी दे सकते हैं CII। तो हमें वो अप्लाई नहीं करने, हमें नॉर्मल सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट करनी है, तो इसका भी हमारा लॉस जाएगा, इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा और हमारा रेट भी हायर हो सकता है 30%। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे आ सकती है इसकी, हमें उन्होंने दो, इन्होंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे ये चीज, बट अगर कोई इसका करता है तो वो दैट बेटर एज हो सकती है। जैसे हम उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि इन्वेस्टमेंट वो नेक्स्ट ईयर से होगी, तो हम इसमें ये एडवाइस भी दे सकते हैं अगर वो पूछे कभी कि आपकी एडवाइस क्या होगी कि उसको कैसे करना चाहिए, होल्डिंग या अभी कर देनी चाहिए सेल। क्योंकि अगर वो फर्स्ट वाले की बात करे तो उसको अभी सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जाएगा और 3 साल से उसकी ज्यादा हो सकती है आगे, तो वो वहां पे उसका STCG में हो जाएगा, तो उसका अगेन इशू आ जाएगी। अगर हम अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हमारे, जो था हमारा लॉ से रिलेटेड, कि क्रिस्टोफर अ नॉन रेजिडेंट इज प्लानिंग टू सेल इज विला इन गोवा। अब देखते हैं कि इसमें उसको कैसे विला मिला है, क्योंकि मिस्टर क्रिस्टोफर है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, अगर फेमा के एक्ट के अंदर भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो हमें वो पहली बार चेक करना होगा कि वो प्राई है या प्रोई है। दो इन्होंने नॉन रेजिडेंट दिए तो PROI बनेगा। अगर क्योंकि देखें अगर नॉन रेजिडेंट, अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, क्या इधर वो 182 डेज से लेस रहा हो या 120 डेज वाली। वेट करो भाई। अब हम आते हैं हमारे जो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड, अगर कोई आगे केस दिया था उससे रिलेटेड हम हमने रीड कर लिया था यहाँ तक। Now, the discussion was also weighted toward the debt fund. The debt fund invests predominantly in government and high corporate bonds. Mr. Pugh, the interest rates in the economy are likely to grow up. ठीक है, the broad economic indicators. The discussion stretched a bit and came to plan a buy in the Goa. अभी मिस्टर पी है वो गोवा के अंदर एक विला बाय करने की बात कर रहा है। ही इज ऑलरेडी 65 एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम इन गोवा, गोवा के अंदर मस्ती करना चाहता है। इनफैक्ट द ट्रांसपेट इज गोइंग टू मेक एडवांस पेमेंट ऑफ 1 करोड़ टू ओनर ऑफ विला, दैट इज मिस्टर क्रिस्टोफर। कि वो 1 करोड़ की पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर क्रिस्टोफर को। एंड क्रिस्टोफर इज इंडियन सिटीजन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, दो इज अ इंडियन सिटीजन बट नॉन रेजिडेंट है। अब उसने हम जनरल ये बात करें, उसने नॉन रेजिडेंट, अब ये नहीं बताया कि वैसे नॉर्मली वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट। क्योंकि इसने अपने नीचे भी हमने जो केस रीड किया था कि मिस्टर क्रिस्टोफर इज क्या है, कि वो फेमा से के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। फेमा अगर नॉर्मली देखें इनकम टैक्स में तो 182 डेज वाली क्राइटेरिया होता है। अब फेमा वाला अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू 182 डेज वाला लगा ले तो वो क्या बन जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर हम यहाँ से फेमा एक्ट के अंदर भी आए अगर हम, तो पर्सन रेजिडेंट आउट इन इंडिया क्या होगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, तो पर्सन PRII नहीं है। अब पर्सन रेजिडेंट रिजाइडिंग इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, अगर वो 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा और वो जा रहा, तो हम आगे क्राइटेरिया चेक नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो बट डज नॉट इंक्लूड तो आगे तभी हम लगाएंगे ना जब वो 182 डेज वाला है। तो अब इस पे अगर हमने नहीं लगा और वो आगे इन्फॉर्मेशन भी कुछ इतनी गिवन नहीं है अगर हम तो ये अप्लाई कर पाए आगे, तो हम ये क्या बन जाएगा यहाँ पे कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा। अगर हम आगे भी देखेंगे तो जो ट्रांजेक्शन है वेदर कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट, वो हमें चेक करनी होती है। बिकॉज करंट अकाउंट क्या बात करता है कि अदर देन कैपिटल अकाउंट क्या होगी, बट जनरली इंक्लूड्स क्या करते हैं, सॉरी। अब वो कैपिटल, अगर हमें कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना, हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि वेदर दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बिकॉज हम आगे जब सेक्शन 6 हम उसके लगाएंगे रेगुलेशन एंड ऑल, वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि वो करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है। हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होगी वो, क्यों हमें जनरल ये नहीं देखना कि वो विला है तो उसकी ऑलरेडी हमेशा ये रहेगी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो करंट अकाउंट भी हो सकते हैं मे बी। नॉन रेजिडेंट ओनर विला हैड एक्वायर्ड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड विद ऑफ हिज लेट फादर, जो उसके फादर से उसने एक्वायर की है एंसेस्टर में। द टोटल कंसिडरेशन टू बी पेड टू मिस्टर क्रिस्टोफर इज 5 करोड़ इंक्लूडिंग एडवांस पेमेंट ऑफ 1 करोड़, कि उसे 5 करोड़ की पेमेंट करनी है क्रिस्टोफर की, और ठीक है। नेक्स्ट इनफैक्ट अभी वो इससे क्रिस्टोफर, चलो एक बार आगे भी अगर कुछ हो तो, इनफैक्ट इट आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट प्लान रिडम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। He inquires from CAM regarding any precautions to be taken, legal requirements to be complied with at the time of entering such transaction. Mr. P also discussed the matter with said Mr. Christopher over the phone, who happens to be in the India at the time for a short visit.
अब वो हिज इंटर्न्स एक्वायर सीएम रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इफ एनी अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट। अब मिस्टर क्रिस्टोफर एम के पास गया वहां पे। अब ये ध्यान रखना है कि मिस्टर अब यहाँ पे क्रिस्टोफर गया एम के पास एडवाइस लेने कि एनएचआई बॉन्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर दे, या लाइक अदर हाउस इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई दूसरे घर के अंदर इन्वेस्टमेंट या एनएचआई बॉन्ड के अंदर वो पूछ रहा है, ताकि उसका कैपिटल गेन टैक्स बच सके। बिकॉज वो ऊपर विला सेल कर रहा है तो कैपिटल गेन अराइज होगा। तो पूछ रहा है कि मैं कैपिटल गेन ले सकता हूँ, मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ कंसल्टेंसी ले रहा है। इट ऑल्सो ट्रांसफर दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी डी डबल ए विथ मिस्टर क्रिस्टोफर एज अ रेजिडेंट। अब वो उसने डी टी डबल ए की बात की है, तो मे बी आइदर वो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन की बात कर रहा होगा, क्योंकि उसने कैपिटल गेन की बात की है। और आइदर वो में भी टीडीएस की बात कर सकता है, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन अब डी टी डबल ए की कुछ भी होती है, या तो उसकी टैक्सेशन से आती है डी टी डबल ए, अगर जो डी टी उसमें है वहाँ पे, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन आएगा, या फिर आएगा आइदर टीडीएस का। ये तीन की इम्प्लीकेशन आती है यहाँ पे। एंड मिस्टर बिकॉज अगर टी टी डबल ए के अंदर कोई डी टी डबल ए नहीं है, तो मीन्स कोई रेट स्पेसिफाई नहीं है, तो अगर कोई टीडीएस होगा तो इनकम टैक्स रेट से होगा। तो मैं ये ध्यान रखना होगा इसके लिए। एंड मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान्स टू रिपेट्रिएट सेल प्रोसीड्स ऑफ विला टू द कंट्री इन विच ही इज रेजिडेंट, कि वो मिस्टर जो क्रिस्टोफर है वो अपने विला ट्रांसफर करना, रिपेट्रिएट करना चाहता है। बट ही डज नॉट नो अबाउट मोडालिटीज ऑफ द सेम। वो सीएम से पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कैसे रिपेट्रिएशन कर सकता है। नो, अब उसने पूछा था कि लास्ट में कि क्रिस्टोफर है वो कर रहा है कि वो वैलिड, ये ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं फेमा के अंदर। तो हमें ये देखनी पड़ेगी अब ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है। अब हम देखते हैं कि हमने ये डिसाइड किए थे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तो हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन है, मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स एसेट एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कि आउटसाइड इंडिया करेगी लेकिन प्राय की, लेकिन हमें तो देखना है पीआरओआई की। और क्या लिख रखा है, और एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया। इंडिया में जो उसकी है वो इफेक्ट होगी, वो उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है या ऑल्टर कर रही है वो एसेट या लायबिलिटी को। बिकॉज वो सेल कर रहा है तो वो इंडिया के अंदर है, वो उसको ऑल्टर कर रहा है। तो मीन्स बिकॉज उसकी बैलेंस अगर हम देखें फाइनेंशियल, अगर वो बनाता है या बुक्स बना रहा है, तो उसके वहां से ऑल्टर होगी, वो एसेट वहां से हटेगी, रिमूव होगी। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बन जाएगी। अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं, हम उसके लिए हमें रेगुलेशन पे आना पड़ेगा। रेगुलेशन पे में आ सकते हैं जैसे सेक्शन 6। मेनली अगर कोई इस पे होती है ना प्राय के लिए, क्या लगती है, सेक्शन 6(4) लगता है यहाँ पे, पर्सन एज इन इंडिया में होल्ड ट्रांसफर एंड। और इसमें कोई गाइडलाइंस भी हैं आरबीआई की, हमें ये भी चेक ऑन करना पड़ता है यहाँ पे। बट पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किया, क्योंकि ये पूरा ही में होल्ड ट्रांसफर, इसमें लगता है सेक्शन 6(5) इन ही में होल्ड ओन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विला है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। इफ सच करेंसी सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड बाय पर्सन when he was resident in India and inherited from a person who is resident in India। अगर उसने इनहेरिट किया है इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या मानी जाएगी, वो अलाउड है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से वो कर सकता है ट्रांसफर। अगर इसके हम रेगुलेशन भी देखना चाहे, स्केड्यूल मतलब जो उसके अंदर स्केड्यूल प्रिस्क्राइब्ड है, लिस्ट ऑफ परमिसिबल Schedule 2 लगेगा, बिकॉज पीआरओआई के लिए Schedule 2 है, Schedule 1 प्राई के लिए है। तो उसमें क्या लिख रखा है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये अलाउड है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं कि हम परमिसिबल बताते हैं क्या क्या परमिसिबल है, जो यहाँ पे नहीं है वो इनपरमिसिबल बन जाएगा। और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में वाइसा वर्सा होता है वहाँ पे, कि वहाँ वो ये बताते हैं कि क्या क्या प्रोहिबिट है, बाकी अदर देन दैट परमिसिबल होगा। तो इसमें ये परमिसिबल है यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कोई यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये अब वैलिड ट्रांजेक्शन बन जाएगी हमारी एज पर फेमा एक्ट। हम इसका भी रीड करें, सेक्शन 6(5) पे गए वहाँ पे। उन्होंने प्रोवाइड बताया हमें, मतलब थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं अगर टाइम थोड़ा है यहाँ पे तो। 6(5) की डेफिनेशन पूरा कोट किया, इन गिवन केस विला वाज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड obtained through registered will of his father who was an Indian resident, so sale will be an is a valid transaction। उन्होंने सीधा बता दिया यहाँ पे। तो हम स्केड्यूल का भी रेफरेंस देके Schedule 2 का भी दे सकते हैं कि वो कर सकते हैं वहां से भी, Schedule 2 में अलाउड है वो। तो हमारा ये पार्ट डन होता है। अब डिस्क्रिप्टिव का हमारा, अगर हम 15 मार्क्स हम गैदर कर लिए, अब हम आते हैं धीरे धीरे एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज में क्या किया उसने, क्योंकि अब उसने क्या किया, मिस्टर पी हैज इन्वेस्टेड 10 करोड़ इन लाइफ आर्बिट्रेज फंड एसबी, जो उसने फोर्थ वन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब वो पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट कौन सी है। अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आर्बिट्राज फंड है। अब वो कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ पूछ नहीं आ रहा हमसे, ना वो इंडायरेक्ट टैक्स एंड ऑल अदर कोई सब्जेक्ट है, ना ऑडिट है हमारा, ना लॉ है, वो इससे अभी कुछ नहीं पूछ रहा। वो जनरल पूछ रहा है, मार्केट से रिलेटेड, मतलब उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड। तो इसकी नॉलेज कहाँ होगी, SFM AFM के अंदर जो राइट नाउ है न्यू कोर्स में।
अब हम AFM का जो रेलेवेंट मटेरियल था म्यूचुअल फंड, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड की बात चल रही है पूरे केस स्टडी के अंदर। अब म्यूचुअल फंड में हम ये ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये देखो अब ये उन्होंने पूछा है यहाँ से 3.6 आर्बिट्राज फंड से। अब आर्बिट्राज फंड के अंदर हमें अब इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने टाइप्स के फंड है। तो हम पेपर में क्या करना पड़ेगा, आप क्या तो अगर कोई फैकल्टी के लेके जा रहे हैं तो इसके उसको नोट रखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज वो डायरेक्टली अगर वो थ्योरी है वहाँ पे थ्योरी के वहाँ पे फैकल्टी के नोट्स में ना हो में भी। तो अब इसमें आईसी का स्टडी मेट, क्योंकि इसका SFM का बना है तो ये कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर कोई स्टडी मेट फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे इसका इंडेक्स बना सकता है। या अदर मैं भी इसका थोड़ा टाइम में प्रिपेयर करके बता सकता हूँ कि जो हेडिंग हेडिंग है 3.6 में क्या क्या है। तो हम जल्दी से आगे रेफर कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन से पेज में हमारा मिलेगा वो टॉपिक 3.6 में, हम तो जल्दी से उस पेज पे जा सकते हैं। तो हमारा वो टाइम सेव हो जाता है पेपर के अंदर, बिकॉज ओपन बुक होगा तो हम डायरेक्टली कई बार आर्बिट्राज फंड की जो फीचर्स होंगे, जो डिटेल्स होंगी, वो हमें भी ना पता हो वहाँ पे, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे याद ना हो। दैट्स पॉसिबल, क्योंकि हमने इतना डिटेल के अंदर ना गए हों रिवीजन के टाइम पे भी। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा कि आर्बिट्राज फंड का क्या क्या होते हैं। टिपिकली दिस फंड promise safety of deposit, better returns, tax benefit, and greater liquidity. And arbitrage fund seeks to capitalize on price differential between the spot market and the future market. क्योंकि पर्टिकुलरली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो प्राइस डिफरेंशियल पे फोकस करता है स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट के ऊपर। एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम एम्स टू जनरेट लो वोलेटिलिटी रिटर्न्स by investing in a mix of cash equities, derivatives, and debt market. These six funds provide better returns than the typical debt instrument and lower volatility in comparison to equity. अगर हम उसने बात देखें, क्वेश्चन उसने कौन सा पूछा है, एसबीए वाला था हमारा। अगर हम एक्सेल में वापस आए, एसबीए लास्ट वन। अब ये इक्विटी है, इक्विटी वाला हमें अब ये भी वैसे मतलब इसमें क्या इम्प्लीकेशन आएगी कि ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम यहाँ पे, क्योंकि ये हमें लगाना नहीं लगाना, अगर डेट स्कीम होती तो ये वाले इसके फीचर ना लगते यहाँ पे। तो हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम जैसे इवेल्युएट करते हैं कि एमसीक्यू में कैसे होता है कि अगर कोई ऑप्शन हमें कोई एमसीक्यू डिफिकल्ट लग रहा है तो हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होता है कि हम एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कि अब क्या क्या डिफरेंट है चारों एमसीक्यू के अंदर। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि अब पहली बात है कि लास्ट अगर हम पॉइंट देखें, एक्सपेंस रेशियो से रेटेड पूछ रखा है, बेटर रिटर्न्स देन इक्विटी। अब जैसे हम एक एक करके रीड करें एक बार इसमें, सच फंड टेंड टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न देन इक्विटी, बेटर रिटर्न देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बेटर रिटर्न देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, और बेटर रिटर्न देन इक्विटी है। हम इसी से अब 2.2 को एलिमिनेट कर देंगे कि बेटर रिटर्न्स किससे होते हैं, डेट से या इक्विटी से। अगर हम यहाँ पे रीड करें, ग्रेटर लिक्विडिटी बेटर रिटर्न्स, उसने बेटर रिटर्न्स बताया। अब इसने यहाँ पे वैसे स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि बेटर रिटर्न्स किससे होंगी। लेकिन नीचे अब क्या बात करें क्योंकि इक्विटी स्कीम है तो हमें ये नीचे वाला अप्लाई मतलब चेक ऑन करना पड़ेगा इसका ये फीचर, बेटर रिटर्न देन टिपिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो मतलब इक्विटी से नहीं है यहाँ पे, तो इक्विटी वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, हमें वो रीड डाउन नहीं करने हैं आगे। जैसे डी पॉइंट है, हमें डी एलिमिनेट हो जाएगा और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ए को हमें आगे रीड ही नहीं करना कुछ भी, सीधी सी बात। अब हमारे पास बचे बी और सी को हमें इवेल्युएट करना है कि बी और सी में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें नेक्स्ट में, हाउवर दे हैव हायर वोलेटिलिटी, और नेक्स्ट में क्या है कि दे हैव लोअर वोलेटिलिटी। अब हमें देखना है कि हायर किस में और लोअर किस में, मतलब हायर थी या लोअर थी। लोअर वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इक्विटी के कंपैरिजन में इसकी लेस लोअर वोलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विटी। सो अब यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बिकॉज उस पर हायर है इन इन कंपैरिजन टू इक्विटी। तो हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन इज वॉज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसको ऐसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, और क्योंकि बिकॉज हम नेक्स्ट देखें तो उसमें डिफिकल्टी हो सकती है अगर हम, तो टाइम सेव हमें ऐसे ही करना पड़ता है, जल्दी से ऑप्शन को एलिमिनेट करें। Next, Mr. P is of the view that interest rate in the economy are likely to rise, but likely impact would have on the NAV of the debt fund. हम NAV निकालते हैं जो म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स के हम कैसे निकालते हैं यूनिट्स के कि इंटरेस्ट रेट को हम पीवी करेंगे एंड ऑल बाय यूजिंग इंटरेस्ट फैक्टर, YTM कह सकते हैं उसको हम, या इंटरेस्ट फैक्टर, कुछ भी जो भी यूज करते हैं वहाँ पे हम, और उसकी जो प्रिंसिपल पेमेंट है हम उसको डिस्काउंट करेंगे एनएवी के लिए। अब क्या कह रहे हैं वो, इंटरेस्ट रेट लाइकली टू राइज है, और वाईटीएम और प्राइस का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो हम जल्दी से, अगर एसएफएम की इतनी बेसिक नॉलेज अगर है तो हमें देखने का टाइम बच जाएगा हमारा, यहाँ पे इतना हमें ये बेनिफिट मिलता है। अगर किसी को नहीं पता वो वापस हो जाएगा कि वैसे नॉर्मली सभी को पता होगा कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। तो इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ रहे हैं तो एनएवी क्या होगी, लाइकली टू फॉल करेगी, सीधी सी बात है, राइज करेगी नहीं। बाकी ऑप्शन हमारे पास कोई रेलेवेंट वैसे होंगे नहीं।
बिकॉज एनआईवी ऑफ डेट रिमेंडेड पास लेवल रहेगी, नहीं होगा। नॉट अफेक्टेड बाय मूवमेंट इन इंटरेस्ट बिकॉज हम पीवी करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, तो उसके इफेक्ट तो होगा वहां पे। तो डी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी तो बचा ए की फॉलो होगी वो, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन। अगर वो कोई यहाँ पे भी मतलब स्टडी माइंड में भी देखना चाहे तो वैसे स्टडी माइंड में भी एक चीज क्लैरिफाइड है यहाँ पे। इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क, द रिस्क रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू बॉन्ड करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन वाईटीएम है डिस्कस्ड। एज इंटरेस्ट रेट गोज मार्केट वैल्यू बॉन्ड फॉल्स, की बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो कम होती है हमारी बॉन्ड फंड की। नेक्स्ट, अब वो टीडीएस की इम्प्लीकेशन, जैसे अब वहां पे बात करा था, हमें वो ध्यान से देखना पड़ेगा कि टीडीएस कितने परसेंट से डिडक्टेबल होगा। एज रिगार्ड्स परचेज ऑफ विला, वही विला के ऊपर है जो। अब टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, हमें पहले बात तो ये ध्यान रखना है, और सामने वाले किसका करेगा वो ध्यान रखना होता है टीडीएस में। अब टीडीएस कौन कर रहा है, सीएपी करेगा, किसका, मिस्टर क्रिस्टोफर का। सीएपी कौन है, रेजिडेंट, एंड मिस्टर क्रिस्टोफर इज जिसके पास जो विला का ओनर था, वो कौन है, नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट के ऊपर मोस्टली कोई टीडीएस डिडक्ट होता है नॉर्मली, वो 195 में जाता है वैसे। अदर जो बेसिक जैसे 194 जो की सीरीज है 192 की, उसमें नॉर्मली डिडक्ट नहीं होता नॉर्मली, जो मेजरली सेक्शन है। अगर हम अब टीडीएस के चैप्टर पे आए हमारे, अब इसमें हम अभी क्या हो रही थी, सेल ऑफ इमल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ इमल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा सेक्शन है हमारा, 194 आई ए। हम उसके ऊपर जाएंगे, सेल ऑफ इमल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, विला है। तो इसमें अब ये ध्यान रखना है कि पार्टी कौन सी है। एवरी ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम एनिटम टू अ इमल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू अ रेजिडेंट ट्रांसफरर। रेजिडेंट को दे रहे होंगे तो वहां आएगी इसकी डिडक्शन की बात। अब जो क्रिस्टोफर था वो रेजिडेंट तो है नहीं, तो अब इसकी सीधी सी बात है कि 1% से टैक्सेबल नहीं होगा, 1% वाले एलिमिनेट हो जाएगा जो एक ऑप्शन था। अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि अभी कितने से होगा, कि उसको 10 लेना है या नहीं लेना। अब टीडीएस कौन से में आ जाएगा, 194 आईए में है नहीं, तो और उसका एक सेकेंड, अगर हम वापस अपने में देखें कि अब उसमें क्या ऑप्शन थे हमारे पास। अब तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, क्या कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग पेन, इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हम एलिमिनेशन अगर हम देखें जल्दी से, अगर हमें एमसीक्यू अगर हमें एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करने हो तो कैसे करेंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शन हम कैंसिल कर चुके ऑलरेडी। और तीसरे केस में क्या, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10। अब 10 हमें देखना है कि 10 ऑब्टेन करना मैंडेटरी है या नहीं है। अब 10 के लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि पहले टीडीएस कौन से रेट से डिडक्ट होगा। अब टीडीएस अगर सेक्शन 195 में हो रहा है तो वो होता है रेट्स इन फोर्स से। अब रेट इन फोर्स क्या होते हैं, अब रेट इन फोर्स के लिए हम जाते हैं हमेशा इनकम टैक्स के फर्स्ट शेड्यूल में। नॉर्मली हम नॉन रेजिडेंट के लिए कौन से रेट्स एप्लीकेबल है, हमें वो चेक करने पड़ेंगे। नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ अदर पर्सन, या इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी एंड हु नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हूँ मैं अभी राइट नाउ, दिस वन, कि नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, और उसकी कौन सी इनकम बात कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम कैपिटल गेन देखेंगे तो इमल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एलटीसीजी के अंदर जाएगा, 112 के अंदर। क्या है, इनकम बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रेफर टू इन 115, वो 115 ई की बात कर रहा है, और सब क्लोज 3C ऑफ सबसेक्शन 112 आई की बात कर रहे हैं वहां पे, और 112 की बात कर रहे हैं, और एनी इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 11213 अब ये कौन सा है, वो चेक करते हैं हमें जल्दी से। इनकम टैक्स इंडिया के एक बार साइट पे चलते हैं, बिकॉज वो पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं। 112, 112C, अब कौन सी बात कर रहा था वो, 112C, 1C and I सब क्लोज आए, थ्री मतलब 1 3 and I, दिस वन फॉरन क्या है, इन केस ऑफ रेजिडेंट नॉट बीइंग कंपनी, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑन बीइंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ शेयर ऑफ नॉट बीइंग अ कंपनी। मतलब वो कंपनी के बारे में बात कर रहा है, और हमारी यहाँ कंपनी, हम तो हमारी तो इमोल प्रॉपर्टी है, तो वो ये इस केस में फॉल नहीं कर रहा। तो मीन्स हमारा यहाँ 10% का रेट तो लगेगा नहीं। तो अदर इनकम जो भी होती है वो 20% से टैक्सेबल होती है नॉन रेजिडेंट की। तो रेट इन फोर्स उसके लिए क्या बन जाएगा, 20%। तो हमें ये अप्लाई करना पड़ता है।
और उसकी अगर कोई इनकम टैक्सेबल कहीं भी नहीं हो रही ना, तो एक लास्ट लिख रखा होता है ऑन होल ऑफ अदर इनकम दैट इज एट द रेट 30%। तो कोई भी अगर टीडीएस डिडक्ट होगा ना 30%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज वो हमेशा ऐड करना होता है। सरचार्ज तो तब करेंगे जब एप्लीकेबल होगा, और सेस हम 4% हमें हर केस में एप्लीकेबल करेंगे। दो ही यहाँ पे अवेलेबल, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, 20% से हमें ये देखना है कि 20% से तो टैक्सेबल होगा। और यहाँ इन्होंने क्या लिख रखा है, एलडीसी इज नॉट अवेलेबल। एलडीसी क्या होता है कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई एओ ने अगर लोअर डिडक्शन बता दिया कि आपका 2% से होगा, तो इनकम टैक्स एक्ट में या फिर कोई रेट में जो भी सेक्शन में स्पेसिफिक किया हो, तो कोई वो रेट अप्लाई नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जो एओ ने प्रिस्क्राइब कर रखा होगा एलडीसी के अंदर, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के अंदर। अब इसने क्या कि एलडीसी अवेलेबल नहीं है, तो टीडीएस कहाँ डिडक्ट होगा, एमएमआर से 30% से। और हमें हमने देखा कि एलटीसी अगर कुछ भी होगा, अगर इमल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिकॉज उसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, तो उसमें लॉन्ग टर्म तो होगा ही 3 साल से ज्यादा। तो क्या बनेगी, क्योंकि बिकॉज अगर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देखेंगे, अगर वो फादर ने क्या पता अभी डेथ हुई हो तो, लेकिन उसने एक्वायर तो पहले की होगी, तो एलटीसीजी बनेगा यहाँ पे। तो एमएमआर तो लगेगा नहीं 30% से, तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। अब 20% की बात है। अब वो क्या कह रहा है, टीडीएस मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 20%। अगर टीडीएस मैंडेटरी रिक्वायर्ड होगा तो 10 तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा उसे, टैक्स अकाउंट नंबर अपना। सेक्शन 203A के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, 203(10), अगर वो क्या करना है, अगर उसे टैक्स अकाउंट अपना डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना है, तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स एट रिसोर्स शैल अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर, कि उसे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन नो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसने अभी तो इसमें नहीं है। तो सेक्शन 195 के लिए तो बल्कि वो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 15 सी एन ऑल भी फाइल होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये ऑप्शन भी इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मैंडेटली पेन एक्वायर करना है। तो उसके लिए सेक्शन हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे। और 195 के लिए हमें हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि जो हमें देखना पड़ता है ना, कि पहली बात तो एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, पहली बात तो इनकम चार्जेबल टू टैक्स बननी चाहिए, तभी हम 195 के अंदर फॉल करेंगे। नॉन रेजिडेंट ये नहीं है कि 195 में इनकम टैक्स चार्ज, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम ही टैक्सेबल नहीं है। और दो ये एमसीक्यू था, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हमें वहाँ क्या क्या इंप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, वेदर डी डबल है इज एप्लीकेबल और नॉट। डी डबल ए है तो अगर उसमें कोई रेट स्पेसिफाई है या नहीं है, बिकॉज अगर डी टी डबल ए कह रहा है कि इट शुड नॉट बी टैक्सेबल, और इट शुड बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट, कि जहाँ वो रिसाइड कर रहा है वहाँ टैक्सेबल होगी, तो इंडिया टैक्स नहीं कर सकती उसको, तो 0% हो जाएगा वहाँ पे, तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है। बट या अगर कोई रेट स्पेसिफाई करिए 10%, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा यहाँ एक्सेल के अंदर बता देता हूँ, कि जैसे डी टी डबल ए का अगर रेट है वो है 10%, अगर मैं 20% भी लिख लूँ, अगर वो 20% कह रहा है, और इनकम टैक्स में 195 के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट इन फोर्स आया है ये भी 20% था। अभी इसमें कौन सा बेनिफिशियल होगा, तो बेनिफिशियल विल बी डी टी डबल ए रेट, बिकॉज अगर हम देखें, अगर इसकी पेमेंट हो रही हो तो यहाँ पे 5 करोड़ हो रही है किसको हो रही है, नॉन रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट पार्टी है, अभी इस पे सरचार्ज लगेगा, मतलब सामने वाली पार्टी है। अब 5 करोड़ की, अगर हम खुद ही इसको 5 करोड़ दे रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली भी अज्यूम करें, हम सामने वाले को करें, तो हमें उसकी इनकम क्या पता। बट अगर हम खुद देखें 5 करोड़ की इनकम है, तो मिनिमम वो कौन से सरचार्ज में फॉल करा होगा, 30%, 37% में तो फॉल कर ही रहा होगा। तो प्रैक्टिकली इसमें कितना हो जाता, अगर 95 में है, तो इसका 37% हम करेंगे, तो हमारा ये 7.4, एंड इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, इसका हम करेंगे अप्लाई करेंगे 4%, और ये दोनों हमारा बन जाएगा फाइनल 28% से हमारा यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अगर डीटी डबल ए में 20% होता तो वहाँ कितना होता, 20% ओनली, वहां सर चार्ज एंड सेट नहीं होता। डीटी डबल ए ऑलवेज स्टेट रेट से अप्लाई होता है जो गिवन हो वहाँ पे डीटी डबल ए के अंदर। अदरवाइज इनकम टैक्स में अगर आएंगे तो सरचार्ज एंड सेस लग जाएगा, और 5 करोड़ हमें पता है 37%, बिकॉज नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम 5 करोड़ वाले पे 37% हो जाती है, एंड 28 पे 28.49%, तो हमारा सेस ऐड होता है 4%, तो हमारा, तो यहाँ पे सरचार्ज भी लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा HNNEC, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ये कहीं भी अगर आती है तो हमें ये पॉइंट भूल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ तो उन्होंने अभी 20% बताया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सरचार्ज एंड सेस भी लगेगा, हम ये भी जरूर बताएं यहाँ पे। अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की बात करें, तो हमें ये लिख सकते हैं कि 20% एंड विल इंक्रीज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय, विल ऑल्सो इंक्रीज बाय एप्लीकेबल सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और इसके अगर हम गवर्निंग सेक्शन देखें, तो इसका सेक्शन होता है सेक्शन 2, 2 क्लोज डिफाइन करता है इसका, 2, 5 एंड 12, 13, 12 डिफाइन करता है, एंड दैट इज ऑफ फाइनेंस एक्ट, नो इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज इनकम टैक्स में 2 तो डेफिनेशन का होता है, वो फाइनेंस एक्ट डिफाइन करता है कि वहाँ सेल्स एंड एप्लीकेबल सरचार्ज 195 के किसमें ऐड होगा।
नॉन रेजिडेंट के केस में। तो हमने तभी ऐड करेंगे 28.49% से होता है, करंट केस में देखते हैं तो 30% से ये इनकम टैक्सेबल हो जाती है फॉर टीडीएस पर्पसेस। नेक्स्ट, अब उसने पूछी थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है एनएचआई के बॉन्ड्स में या हाउसिंग के अंदर। अब इसके लिए क्या बात करेंगे, और वो कह रहा है कि टीडीएस के रिफंड एंड ऑल उसको एक बार इग्नोर करे तो, बिकॉज अगर उसे टीडीएस का अगर रिफंड लेना है तो उसे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी एंड ऑल। वो मतलब तभी वो कह रहा है कि एक बार आईटीआर फाइलिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इग्नोर करें तो क्या होगी, बिकॉज वो नीचे इनकम, वो आईटीआर फाइल करने के लिए भी पूछ रहा है उसको करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो हम एक बार उस कह रहे हैं कि रिफंड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो कि उसका रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अगेन कैपिटल गेन हेड पे। अब जो बॉन्ड्स की होती है वो 54 सेक्शन की सब होती है ईसी के अंदर। हम जल्दी से आते हैं 54 ईसी के अंदर, ऑन सर्टेन बॉन्ड्स। अब सर्टेन बॉन्ड्स के अंदर क्या बात करते हैं, एलिजिबल एसएससीज एनी एसएससी, वहाँ कोई लिमिट नहीं होती वहाँ पे। तो हम जल्दी से देखते हैं, अगर हम यहाँ देखें नॉन रेजिडेंट के मेड अब इन्वेस्टमेंट टू सेव कैपिटल गेन, वो कह रहा है कि कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इफ नो टैक्सेबल इनकम इज देयर देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैन मेक अब टू सेव कैपिटल गेन बट कैन बी मेड ओनली बाय रेजिडेंट, रेजिडेंट ये तो है नहीं, सभी एसएससी कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट कैन मेक इन्वेस्टमेंट बाय परचेज ऑफ अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया बट कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में तो अभी हमने देखा कि एनी एसएससी होता है, तो ये ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया। और इफ इज टोटल इनकम इज बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अगेंस्ट सच इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन, ये होता है रिटर्न फाइलिंग के लिए। हम देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं कि उसकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है 2,50,000, बिकॉज यहाँ पे वो नॉन रेजिडेंट है तो 250 विल बी, एज मैटर नहीं करेगी वो कितनी एज का भी हो। तो 2,50,000 बेसिक अगर उससे एक्सीड करिए तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी इग्नोरिंग द फंड फैक्टर। तो द ऑप्शन विल बी हेयर। नेक्स्ट हम लास्ट पूछ रहे हैं, मिस्टर क्रिस्टोफर प्लान टू रिपेट्रिएट फ्रॉम इंडिया सेल प्रोसीड्स ऑफ विला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। अब क्या कह रहा है कि रेमिटेंस के लिए, अब रेमिटेंस के लिए हमें अगेन देखना पड़ेगा कि लॉ प्रोविजन फेमा एक्ट, क्योंकि फेमा एक्ट गवर्न करता है कि हम रिपेट्रिएशन करते हैं जो बाहर हमारी, तो उसमें क्या होता है हमारी एलआरएस अवेलेबल होता है। एलआरएस किसके लिए, किसको अवेलेबल होता है, खाली अ, जो रेजिडेंट होते हैं वहाँ पे। अगर मैं उसकी दिखाऊं यहाँ पे फेमा के अंदर, वैसे अगर ये चीज ऐसे अगर किसी ने रीड करके होंगी, बिकॉज अगर लो के लिए अगर कोई पर्सन कम टाइम देता है तो मैं अगर इसको इग्नोर कर दिया तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है कि एलआरएस में कौन किसको इन्वॉल्व होती है। लिबरलाइज्ड, अगर मैं इसमें वैसे ये रहा, नोट एलआरएस, अंडर द एलआरएस ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल, हमारे केस में नॉन रेजिडेंट था इंक्लूडिंग माइनस, माइनस को भी अलाउड होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, जितनी वो करता जाएगा कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए अलाउड होती है वो 2,50,000 की लिमिट। उसके अब अप्रूवल्स लेनी पड़ती है हमें आरबीआई एंड ऑल की। तो हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो करंट केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, एलआरएस उसको मिलेगा नहीं, वो भी होता है 2,50,000 का। तो एलआरएस है नहीं तो ये ए बी डी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो हमारा आंसर क्या होगा कि डी, एनआरओ अकाउंट से होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये अगर कोई अगर ये लॉ की उस मॉड्यूल में देखेगा तो इसकी लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ ऑप्शन तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दिया तो आंसर यही बनता है यहाँ पे। लेकिन अब इसके हम जब आंसर में रीड जाएंगे, अगर हम डायरेक्टली एक बार इसके आते हैं तो उन्होंने एक लिमिट भी दिया है कि सब्जेक्ट टू इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट रेगुलेशन और सर्कुलर USD 1 million पर फाइनेंशियल ईयर, कि वहाँ पे एक लिमिट दे रखी है। अगर एनआर अकाउंट में रिपेट्रिएशन करते हैं तो USD 1 million पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं उस अकाउंट के अंदर। तो हमारे ये आंसर हो गए। तो इसका भी जैसे बी था हमारा, हमने देखा था कि उसे फाइल करना, नॉन रेजिडेंट कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन बोथ सेक्शन, कोई बार नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये एमसीक्यू हमें यहाँ तो एक्सप्लेनेशन देनी है बट रीड कर सकते हैं कि 139 में कब कहते हैं टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 54 एंड चैप्टर 6A डिडक्शन, तो हमारी वो एक्सीड कर रही होती है तो हमें वहाँ फाइल करनी पड़ जाती है।
नेक्स्ट में 3D में टैक्स ऑन परचेज ऑफ फ्यूमल प्रॉपर्टी इज ऑनर डिडक्टिव 195 में डिडक्ट होगी। एंड डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एमसीक्यू के अगर जहाँ रीजन अगर किसी आईसी ने दे रखे ना तो उसको रीड करना एक बार जरूर करना, अगर सेल्फ भी कर रहे हो तो कोई भी पर्सन, बिकॉज कुछ वहां से कुछ नया पॉइंट भी ट्रिगर हो सकता है। जैसे अगर हम रीड करेंगे, जैसे वो रेगुलेशन 1 मिलियन कहा गया, वो आईसीए के मॉड्यूल में है ही नहीं। तो अगर किसने ये केस स्टडी का ये पॉइंट रीड नहीं कर रखा तो वो मे बी अगर कोई क्वेश्चन में आता है तो उसको ट्रिक करना बहुत टाइम लग सकता है वहाँ पे, या गलती करेगा मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वो। एंड देर इज नो डीटी डबल ए एग्रीमेंट, यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल आंसर भी होगा कि डीटी डबल ए नहीं है वहाँ पे, तो ओवरराइड कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। एंड टीडीएस वुड बी डिडक्टेबल। अब 20% कैसे आया, अब वो यहाँ से हमें बताना पड़ेगा कि उसका जो गवर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा उस पर 20% होता है, जो डिफाइंड है। ये फर्स्ट शेड्यूल जो इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है, फर्स्ट शेड्यूल में प्रिस्क्राइब होते हैं रेट्स, रेट इन फोर्स। हाउएवर एप्लीकेशन कैन बी मेड टू एओ 195 और 197 के अंदर। 197 एलडीसी के लिए होता है, और 195 टू के अंदर स्पेसिफिकली बता रखा होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर कोई आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी या लोअर रेट से होनी चाहिए थी तो उस रेट से होगी। इन दैट केस टैक्स वुड बी डिडक्टेड एट लोअर से रेट अगर वो ले लिया हमने तो। बट टैक्स इज डिडक्टेड 195 एट द क्रेडिट ऑफ इनकम टू द पे, अगर हम जो सामने वाले पर्सन के उसकी क्रेडिट इनकम बना रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टीडीएस डिडक्टेबल होगा। देयरफॉर टीडीएस डिडक्शन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पेइंग एडवांस एज वेल एज मेकिंग बैलेंस पेमेंट, दोनों के टाइम पे होगा। और सिमिलर वो ये तो हमने पॉइंट इवेल्युएट कर लिया वाईटीएम एंड ऑल का, एसएफएम का। तो हमारी बार ये केस स्टडी डन हो जाती है। बट इसका अगर इंपॉर्टेंट अगर मैं थोड़ा देखूं कि इसकी अगर किसी अकाउंटिंग एंट्री भी आ जाए तो वहां थोड़ा ट्रिगर हो सकता है कि बिकॉज आईसीए ने एक केस स्टडी के अंदर मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी में ऑब्जर्व किया था, आईसीए ने टीडीएस की भी एंट्री पूछ रखी थी। तो इसकी एंट्री करना थोड़ा वो हो सकता है वहां पे, अगर किसी स्टूडेंट को अगर वहां पे डिफिकल्टी हो रही हो। अगर हम किसकी बुक्स में हम बात करेंगे, नॉन रेजिडेंट की बुक्स में तो बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम राइट नाउ बात करेंगे। अगर वो भी अगर हम नॉर्मल बात करें, कौन सा सीएपी यहाँ पे, जो मिस्टर पी था, पी क्या पास करेगा कि वो क्या कर रहा है, विला ऑब्टेन कर रहा है। विला ऑब्टेन करेगा, अगर हम इस पे अगर वैसे इंडिविजुअल हो गए तो इंडिविजुअल इंडेक्स नहीं लगेगा। बट अगर ये इंडेक्स की होती तो विला वो किस पर्पज से कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, अब वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो पीपीई में जाएगा या आईपी के अंदर क्लासीफाई होगा। अगर वो नॉर्मली तो इन दो में जाएगा, लेकिन वो एक और हेड में भी जा सकता है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के अंदर, कि वो उसने ली इसीलिए आगे सेल करेगा। बट दो ये वाला केस नहीं होगा, बट अगर होता है तो वो इन तीन हेड के अंदर जाएगा। या अगर हम विला भी कर सकते हैं डायरेक्टली, विला डेबिट टू, हमें किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो हम अगर हम क्रिस्टोफर लिख ले, क्रिस्टोफर, हमें इसको पेमेंट करनी है क्रेडिट डेबिट। हम इसको अब कितनी करनी है हमें ये देखना पड़ेगा। अब एक्चुअली अब टीडीएस की बात करें ना, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं हमें। एक तो या तो 5 करोड़ में से, या तो उसको हमें 5 करोड़ अमाउंट ही देनी है, कि अगर 5 करोड़ देनी है तो वो क्या मानी जाएगी, नेट ऑफ टीडीएस अमाउंट, कि हम उसको 5 करोड़ दे रहे हैं फिक्स अमाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, हमें ग्रोसिंग अप करनी पड़ती है। तो हम दोनों केस में अगर हम पास कर ले, एंट्री क्या होती, तो कि अगर हम बात करें 5 करोड़ की, 5 करोड़ इसमें हम अप्लाई, इस पे हम इसको यही पेमेंट करनी होती है नेट ऑफ टीडीएस। तो हम पहले टीडीएस पे निकाल लेते हैं। टू टीडीएस हमारी लाइबिलिटी है, तो हमें ये लिखना पड़ता है टू टीडीएस अंडर सेक्शन 195। वेट, अगर हम टीडीएस की लाइबिलिटी देखें तो टीडीएस भी हमारी लाइबिलिटी है। तो हम इस केस में कितना होगा 28, हमें मैंने बताया था कि किस रेट से कैसे निकलेगा ये रेट भी, इसमें हम जल्दी से अपना वो कर लेते हैं। हम्म, हमारा 28% कैसे आया था यहाँ पे, 496%। 20% हमारा ये तो हमारे केस में है नहीं यहाँ पे, हम इसको इसको तो नील कर लेते हैं। जीरो है यहाँ पे, मतलब कुछ परसेंट ही गिवन नहीं है। 20% प्लस उसमें सरचार्ज होगा 37% हमारा लग जाएगा यहाँ पे। 37%, 5 करोड़ की इनकम है, उस पर 27% बन जाएगा, और 4% यहाँ पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन से नॉन रेजिडेंट के केस में होता है, तो 28.496% बनेगा। तो हमारी हम इसको क्या करेंगे, नेट ऑफ टीडीएस हमारी पेमेंट करेंगे इतनी। और इस पे अगर हम वैसे जीएसटी अगर कुछ गिवन नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम ये एंट्री पास ऑन कर देंगे। बट यहाँ पे हो सकता है कि अगर हमें उसको 5 करोड़ क्वेश्चन में ध्यान से रीड करना पड़ेगा, अगर वो एंट्री से रिलेटेड पूछ रहा है कि हमें उससे 5 करोड़ की नेट पेमेंट करनी है, या फिर हम उसको 5 करोड़ में से टीडीएस की लाइबिलिटी हमारी है। तो इस केस में क्या डिफर हो सकता है कि इसको हम अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें 5 करोड़, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा,
जो सामने क्रिस्टोफर है उसको हमें 5 करोड़ की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो टीडीएस इसके ऊपर लगेगा। मतलब ये क्या माना जाएगा कि ये नेट ऑफ टीडीएस अमाउंट है। तो हम ये क्या माना जाएगा, अगर हम इसमें से, एक सेकेंड, 100 माइनस दिस परसेंट, इसको भी परसेंटेज में लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। 71.4, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम मानेंगे कि इतनी पेमेंट हुई है, ये इतनी परसेंट पेमेंट हुई है, तो ये टोटल पेमेंट मानी जाएगी। तो हम इसमें से अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, या इसको ग्रॉस अप ही मान लेते हैं कि हमारी टोटल पेमेंट है। और टीडीएस कैसे आएगा, 699 माइनस 5 करोड़, तो हमें 199, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा, और ये हमारी पॉकेट से होगा, बिकॉज वो तो कह रहा है 5 करोड़ की हमें पेमेंट करनी है, और 699 की अलग से करनी पड़ेगी, तो हमारी इतनी पेमेंट जाएगी। और हम जब अगर इसकी पेमेंट एंट्रीज भी पास करते हैं, तो क्रिस्टोफर को डेबिट कर देंगे इन टीडीएस लाइबिलिटी, टीडीएस अंडर सेक्शन 185 टू बैंक। ये दोनों हमारी एंट्रीज पास हो जाएंगी, और हमारी ये दोनों अमाउंट आ जाएंगी यहाँ पे, और हमारी नेट पेमेंट आ जाएगी। ये हमें ये एंट्रीज हमारी पास हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसका ये डिफरेंस होता है। और इसका अगर थोड़ा सा एक पॉइंट और भी बताएं, अगर वैसे यहाँ अगर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेता, या डेफा टैक्स थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर हम वाईसी इतना मतलब डीप में भी ना, इसमें नहीं जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर हम यहाँ पे जीएसटी भी बात करते हैं, तो जीएसटी कैसे होता है, जीएसटी में इसके ऊपर इम्प्लीकेशन जीएसटी पे भी आ जाती है। जीएसटी बिकॉज यहाँ पे हम कैसे कर होता कि अगर जिस केस में अगर मान लो ये सर्विसेज होती, तो सर्विसेज में आरसीएम के अंदर हम पेमेंट करते सामने वाले को, और जीएसटी आरसीएम के अंदर हम पेमेंट करते। तो हम यहाँ पे क्या करते, टू जीएसटी अंडर आरसीएम, ये भी क्रेडिट करना पड़ता। मान लो हम रेट 18% होता, तो हम किस पे लगाते हैं, अब यहाँ पे जीएसटी हम क्रिस्टोफर की पेमेंट में लगाते हैं 5% के। इसका यहाँ पे डिपेंडेंट होएगा, इसका ना एक बार पहले खुद सोचना है कि हम यहाँ पे क्या होगा, फिर इस यहाँ पे एक बार पॉज करके एक बार सोचना क्या होगा, फिर इसके बाद इसकी वीडियो पूरी करना है यहाँ पे कि क्या होगा। तो इसके ऊपर हमारा टीडीएस कौन सी अमाउंट होता है, एक्सपेंस अमाउंट पे हमारी टोटल कितनी है, हमारा उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इस केस में तो हमारा लग जाता है 18% पे, मतलब 5 करोड़ अमाउंट पे। और लेकिन हमारा जो दूसरे केस में होता है वो 699 पे लगता है, बिकॉज हमने नेट ऑफ टीडीएस है। गलती यहाँ पे होती कि अगर 5 करोड़ वाली अमाउंट पे हम नॉर्मली किस पे करते हैं, 5 करोड़ की जितनी भी पेमेंट करनी है, और ग्रोसिंग अप करते नहीं, हमारा जीएसटी भी गलत आ जाता। तो हमारे ये हमें चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, बिकॉज अगर हम वहाँ पे देखें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, तो सेक्शन 15 जो उसका 2 का 1 बात करता है, 2A, तो वो क्या कहता है, एनी टैक्स, हम टैक्स भी ऐड करते हैं। तो टैक्स अगर हम ऐड बैक भी कर देंगे 199, तो ये बन जाएगा ऐसे कि वैल्यूएशन, क्योंकि 5 करोड़ की पेमेंट करनी है उसे नॉर्मली हमें, और 199 टैक्स है, और टैक्स वहाँ पे कौन सा एक्सक्लूड होता है, सीजीएसटी एंड ऑल को एक्सक्लूड करता है। तो टीडीएस ये वाली अमाउंट ऐड बैक होगी, तो 699 हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी एज पर सेक्शन 15, और 1 उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा फिर। सो दैट्स द एडिशनल पॉइंट हियर इन दिस केस स्टडी। तो मैं अगर कोई नेक्स्ट केस स्टडी भी लाऊंगा, तो ऐसे कुछ एडिशनल पॉइंट भी शेयर करता हूँ, जिससे हमारी थोड़ी और नॉलेज भी बढ़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।